हेलो बच्चों, नाउ द टॉपिक इज एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस। जब भी फेज का चेंज होता है तो उस फेज चेंज में कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो एनर्जी का चेंज है वो हम तीनों एनर्जीज के चेंज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है गलना। जैसे एक मोल हमने वाटर लिया हुआ है, अभी ये आइस की फॉर्म में यानी सॉलिड की फॉर्म में। अगर हम इसको एनर्जी दें तो ये क्या होगा? दिस एनर्जी विल यूटिलाइज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस H2O which is present in the form of ice that will change into liquid. जब आइस पिघलेगी, जो भी हम एनर्जी देंगे that will lead to change in its phase. That heat will not increase energy, that will only change its state. तो एक मोल आइस को एक मोल वाटर में बदलने के लिए एट दिस फिक्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एट 1 बार प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वैसे बच्चों यहां पर एटमॉस्फेयर चलता है, 1 एटमॉस्फेयर, ज्यादा फर्क नहीं है, दैट इज इक्वल टू नियरली 1.013 बार। ठीक है, so that enthalpy change is called as enthalpy of fusion. Now you can note it. It is the enthalpy change when one mole of a molecule in solid form changes into liquid form at melting point or freezing point for water, जो कि कितना है 0 डिग्री C at 1 atmospheric pressure. एक मोल H2O सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 6 kilojoule per mole. So this is called as the standard enthalpy of fusion of H2O. सेकेंड है बच्चों एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमने क्या किया है, सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में लिया है और हम इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट पर पूरा का पूरा कन्वर्ट करेंगे गैसियस फेज में। The boiling point will be fixed, that will be the maximum temperature which the liquid can attain. और उस बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करते करते उसको पूरा एक मोल मॉलिक्यूल्स को पूरा हम गैसियस फेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो भी टोटल एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज, किस कंडीशन पे? एट बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 बार प्रेशर। तो वो जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है दैट इज 40.79 किलोजूल पर मोल। That is called as enthalpy of vaporization. या प्रेशर को अगेन हम 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं। These two values are very close. It is the enthalpy change when 1 mole of the liquid at constant temperature, which is the boiling point of the liquid, and under standard pressure यानी कि 1 bar changes into vapor. एक मोल H2O लिक्विड को एक मोल H2O गैस में कन्वर्ट होने के लिए एट बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 बार प्रेशर जो एनर्जी चाहिए दैट इज 40.79 किलोजूल। सो दिस 40.79 किलोजूल पर मोल इज द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और बच्चों इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है सॉलिड से वेपर फेज में चेंज होना। जब एक मोल सॉलिड वेपर फेज में चेंज होगा एक फिक्स टेम्परेचर पर और एक फिक्स प्रेशर पर 1 बार, तो जो भी एनर्जी का चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सो यू कैन नोट इट, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस sublimes at constant temperature and under स्टैंडर्ड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड प्रेशर बच्चों अब पहले 1 बार लिखा था, 1 बार ही लिखते हैं इसको भी, तो यू जस्ट नोट इट, इट इज 1 बार 1 बार 1 बार। नाउ द टॉपिक इज Hess's लॉ which is also called as the law of constant heat of sublimation. इस लॉ के हिसाब से जैसे एक ये रिएक्शन है, ए से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है,
and in this step, which is the direct step, some enthalpy change is there. Let it is delta H. अब ये डायरेक्ट ना होकर कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप में जाता है. जैसे A से बनता है B, एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H1. B से गया C, इसमें भी कुछ एंथैल्पी का चेंज आया डेल्टा H2. देन D, it means it is just making the product in some steps, but finally again it has formed the product. ये steps बच्चों कितने भी हो सकते हैं. तो according to this law, जो total enthalpy का change delta H है, this will be equal to the sum of enthalpies of all the individual steps through which it is being carried out. चाहे enthalpy change आप एक step का लो, that will exactly be equal to the sum of enthalpy change of all the steps. तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डेल्टा H is equal to delta H1 plus delta H2 and so on. अगर किसी भी स्टेप का या डायरेक्ट स्टेप का एंथैल्पी चेंज अननोन हो तो हम बच्चों इस हैसेस लॉ से फाइंड कर सकते हैं. जैसे बच्चों कार्बन सॉलिड अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CO2. इसका कुछ एंथैल्पी चेंज है. इफ वी जस्ट कैरी आउट दिस इन टू स्टेप, फर्स्ट स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है, एंड देन फर्दर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये जो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 है, इफ वी सम अप द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2, this will be the delta H for the direct step for the formation of CO2. Now the application of Hess's law in finding lattice enthalpy. हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों बॉर्न-हैबर्ट साइकिल. जैसे बच्चों सोडियम क्लोराइड का मैं एग्जांपल ले रहा हूं. यहां पर सोडियम क्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहा हूं मैं नीचे. सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोड्यूस होगा NaCl का क्रिस्टल. जब 1 मोल NaCl बनेगा, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी. लेट दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. ये हमें निकालनी है. अच्छा, NaCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? जब 1 मोल NaCl बनता है अपने स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट से. स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट क्या है? सोडियम सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है. तो 1 मोल Na और हाफ मोल Cl2 जब आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl. तो इस केस में बच्चों जो एंथैल्पी चेंज है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. अब बच्चों बाकी पैरामीटर्स गिवन हो, लैटिस एंथैल्पी अननोन हो, तो हम इसका एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं. सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस से इन आयंस की फॉर्मेशन करते हैं. तो चलो फर्स्ट स्टेप में बच्चों अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्लोरीन को देना है, तो पहले ये गैसियस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में चाहिए. तो चलो पहले सोडियम को एटॉमिक फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी गैसियस फॉर्म में. तो 1 मोल सोडियम सॉलिड को 1 मोल सोडियम गैस में अगर हम बदलेंगे, तो बच्चों हमने एंथैल्पी का चेंज अभी डिस्कस किया. क्या कहेंगे उस एंथैल्पी को? दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ sublimation. This is the enthalpy of sublimation of sodium. And now the sodium will lose electron and that electron will be gained by chlorine. तो पहले बच्चों सोडियम की एनर्जी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सोडियम बन गया Na प्लस गैस एंड हाफ Cl2 गैस. तो यहां पर एनर्जी जो होगी दैट विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम. अब ये इलेक्ट्रॉन हमें क्लोरीन एटम को देना है, तो पहले क्लोरीन एटम को तो बनाएं. Cl2 के बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो एक Cl2 मॉलिक्यूल से 2 Cl पैदा होंगे. इसलिए हाफ मोल के लिए अगर हम एनर्जी निकाल लें तो उसे 1 मोल क्लोरीन एटम मिल जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज
Na+ ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है और हमने बॉन्ड तोड़कर क्लोरीन को भी गैसियस फॉर्म में ले आए। तो हियर वी रिक्वायर डिसोसिएशन एनर्जी, ClCl की डिसोसिएशन एनर्जी हाफ क्यों चाहिए? क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ने से 2 मोल Cl मिलते हैं। नाउ एट लास्ट दिस Cl विल पिक अप द इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द सोडियम। तो ये Cl जब Cl- गैस बनेगा तो एनर्जी कौन सी है? Cl से Cl-, इलेक्ट्रॉन पिक करने पर एनर्जी निकलती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास बाकी सारी एनर्जीज हों तो हम लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू फीड करता हूं। तो ये बच्चों मैंने वैल्यू लिखी, फॉर्मेशन की वैल्यू नेगेटिव में क्योंकि एनर्जी निकलती है, सब्लिमेशन पॉजिटिव में सप्लाई करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी है, डिसोसिएशन एनर्जी सप्लाई ये भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अट्रैक्शन क्रिएट होगा नेगेटिव, और लैटिस एंथैल्पी निकालनी है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आपका ये जो स्टेप है डायरेक्ट स्टेप यहां से लेकर यहां तक, इसकी एंथैल्पी और सीक्वेंस ऑफ स्टेप को कनेक्ट कर लो। या सिंपल सा तरीका है, पूरे साइकिल का सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज 0 होगा। मगर जब आप इसको मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज तो जो एरो के अकॉर्डिंग चल रहा है उसको आप बच्चों पॉजिटिव ही लोगे। अगर वो एरो हमारे अगेंस्ट आ जाए इन मूविंग इन वन डायरेक्शन, जैसे मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो बच्चों वो साइन नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैं सारी वैल्यूज को बोलता हूं बच्चों, ध्यान रखना आप, लैटिस एंथैल्पी x ये अगेंस्ट है, तो प्लस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -412 का हो जाएगा, +412 प्लस 108.4 सब्लिमेशन ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस 495.6 पॉजिटिव, प्लस 121 किलो जूल पॉजिटिव, और ये भी प्लस रहेगा, इसमें ऑलरेडी माइनस का साइन है तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन लेंगे, प्लस में -348.6, और इस तरीके से प्लस में लेटिस एंथैल्पी जो ली थी हमने दैट विल बी इक्वल टू 0, और इस तरीके से x की वैल्यू हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस वे द बॉर्न-हैबर साइकिल और द एप्लीकेशन ऑफ हैसेस लॉ enable us to find out the lattice enthalpy। आप बच्चों लैटिस एंथैल्पी निकाल कर देखो, मैं इसको इतनी देर में मिटाकर इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं फीड करता हूं। तो अपना आंसर बच्चों मिलाकर देखो, आंसर इज 788 किलो जूल। The topic is spontaneous process and the criteria of spontaneity। Spontaneous process वो होती है जो अपने आप होती है, which occurs of its own। किसी भी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होती है। जैसे बच्चों वाटर हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है, इट occurs of its own। चाय आपने कप में रखी है, कुछ देर बाद वो अपने आप हीट एनर्जी लूज कर देगी और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, दैट विल गेट कूल डाउन। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस अपने आप होती है। तो ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जबकि वो प्रोसेस जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़े वो कहलाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का रिवर्स करें, पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने की कोशिश करें तो वो अपने आप नहीं जाएगा, तो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें हमें वाटर पंप की जरूरत है। चाय ठंडी हो गई, अगर इसको दोबारा गर्म करना है तो हमें चूल्हे पे रखना पड़ेगा, अगेन इट नीड एनर्जी, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस जिसमें किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है, दैट इज अकरिंग ऑफ इट्स ओन, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कई बच्चों रिएक्शंस होती हैं जिस रिएक्शंस के होने में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, एसिड और बेस को मिलाते हैं, दैट रिएक्शन अकर्स ऑफ इट्स ओन, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो लिखते हैं क्या होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और क्या क्राइटेरिया है। नाउ यू कैन नोट डाउन spontaneous and non-spontaneous process, the process which occurs of its own
without any help of external agency is spontaneous. Falling of stone या water, hot tea itself cools down. Nitrogen, hydrogen combines to give ammonia, that is exothermic reaction. Hydrogen, oxygen combine to give water, that is also exothermic reaction. While the reactions or the process which does not occur of its own, that is non-spontaneous. ये अगर कैरी करनी है प्रोसेस रिवर्स तो हमें बच्चों एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है. अब हम इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर देखें what actually is happening which is making it spontaneous. तो one common thing we can observe here is जब पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है तो बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. चाय ठंडी होती है तो उसकी एनर्जी कम होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं, इट मींस दे आर रिलीजिंग एनर्जी एंड thus एनर्जी आल्सो डिक्रीजिंग इन these two cases also. So one factor which is common here is कि the energy is decreasing. So what we observe? Yes, enthalpy change can be the criteria of spontaneity. तो हमने कहा कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी डिक्रीज होती है that will be spontaneous in nature. मगर हम कुछ कदम आगे बढ़े, we observe some fact. What was that? तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हमने जो सेट किया दैट इज डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. मगर मैंने बच्चों यहां दो एग्जांपल लिखे. जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो NO2 बनता है. दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट दिस इज स्पॉन्टेनियस. कार्बन सल्फर से रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, दैट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन but this one is also spontaneous. आइस पिघलकर पानी बनाती है, ये भी एंडोथर्मिक है. इवेपोरेशन होता है, ये भी एंडोथर्मिक है. बट ऑल दीज रिएक्शंस एंड प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब ये हुआ कि बाय दिस एंथैल्पी वी कैन नॉट डिसाइड. यस, इट कैन बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, but this cannot be the only factor to decide spontaneity. So we need to introduce some more factor. So this way हम पहुंचे एक नए फैक्टर पर जिसको कहते हैं हम एंट्रोपी. So that entropy which will also be the addition factor for contributing towards spontaneity, this will study in the next class or in the next video.